हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर। सिटी हॉस्पिटल में मृत्युंजय अपने हाथ में टिफिन बॉक्स पकड़े हॉस्पिटल आया हुआ था। जब उसकी नज़र शोभित, चित्रांग और राघव पर गई, उन लोगों को देखकर मृत्युंजय उनके पास आकर बोला, तुम लोग सुबह से यहीं हो, घर जाओ, मैं यहाँ पर सुधांशु के साथ। चित्रांग मृत्युंजय की बात सुनकर वार्ड की तरफ इशारा करते हुए, आंटी को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किया गया, उन्हें होश आया था। जिससे सुनकर मृत्युंजय अपना सिर हिला उसे तरफ जाते हुए बोला, तुम लोग घर के लिए निकल जाओ, मैं उनसे मिलकर आता हूँ। ये कहते हुए मृत्युंजय वार्ड की तरफ चला जाता है। राघव जाते हुए मृत्युंजय को देखकर शोभित से बोला, उनकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल है क्या? वो रात भर सोए नहीं है? शोभित राघव की बात पर अपना सिर नहीं में हिलाकर, कल रात को ही वो आ चुके थे और सुबह के तहकीकात में लगे हुए थे। राघव शोभित की बात पर अपना सिर हिलाते हुए, ठीक है, मैं घर के लिए निकल रहा हूँ, रात को आरती और सलोनी को अकेले नहीं छोड़ सकता। शोभित राघव की बात सुन अपना सिर हिलाते हुए बोला, हाँ, तुम्हें जाना चाहिए। चित्रांग के एक नज़र टाइम की तरफ देखने का शोभित से बोला, मैं माही को ले आता हूँ, आधे घंटे में उसकी शिफ्ट खत्म हो जाएगी। आप घर के लिए निकल जाओ। शोभित चित्रांग की बात सुनकर अपना सिर हिला देता है और चित्रांग वहां से माही के केबिन की तरफ चला जाता। इधर नीरू को नॉर्मल वार्ड में रखा गया था। इसके बाहर सुधांशु फोन में महक से बात कर रहा था। सुधांशु महक से हालचाल पूछने के बाद कॉल कट कर पलट कर देखता है तो मृत्युंजय अपने हाथ में टिफिन बॉक्स पकड़े खड़ा हुआ था। सुधांशु की नज़र को खुद पर महसूस कर मृत्युंजय टिफिन बॉक्स लेकर उसके पास आते हुए बोला, मम कैसी है? चित्रांग बता रहा था कि उन्हें होश आया था। सुधांशु मृत्युंजय की बात पर सुन अपना सिर हिलाते हुए, हाँ आया था, और आप यहाँ क्या कर रहे हो? मृत्युंजय सुधांशु की बात को उसे देखते हुए, अब इस वक्त यहाँ आया हूँ तो तुम्हारे साथ गप्पे लड़ाने तो नहीं आया हूँगा, तुम्हारे लिए डिनर लाया हूँ, जाकर खा लो, तब तक मैं यहाँ पर ही हूँ। इतना कहते हुए मृत्युंजय हाथ में पकड़ा टिफिन बॉक्स सुधांशु की तरफ बढ़ा देता है, जिसे एक नज़र देखने के बाद सुधांशु मृत्युंजय से कहता है, आपने डिनर किया? मृत्युंजय सुधांशु की बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोला, थोड़ा सा किया, लेकिन पेट भर गया मेरा, जाओ तुम भी डिनर कर लो। सुधांशु मृत्युंजय की बात सुनकर उसके हाथ से टिफिन बॉक्स लेकर मृत्युंजय के हाथ को पकड़कर बोला, चलिए साथ में करते हैं, काफ़ी वक्त हो गया साथ बैठकर खाए नहीं। इतना कहकर सुधांशु मृत्युंजय को लेकर कैंटीन की तरफ चला जाता है। इस बीच वहां पर डेविड आकर निगरानी कर रहा था। इधर मृत्युंजय सुधांशु के साथ बैठा थाली में चम्मच घुमाते हुए सुधांशु की तरफ देखकर बोला, सुधांशु, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। सुधांशु मृत्युंजय की बात पर कंफ्यूज होते हुए बोला, क्या बात करनी थी? तुम्हारे पास आने से पहले मैं डॉक्टर के केबिन में गया था, वहाँ पर मॉम की कंडीशन पूछी तो उन्होंने कहा कि मॉम अब डेंजरस जोन से बाहर है और 1 महीने में पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। मैं कह रहा था तुम अपने काम पर फोकस करो। मृत्युंजय ने अपनी बात रखते हुए कहा। जिसे सुनकर सुधांशु मृत्युंजय को देखते हुए, मेरी मॉम की तबीयत खराब है, मैंने पापा को खो दिया। एग्जैक्टली अब वही पापा अब नहीं है। मैं ये नहीं कर रहा कि हमें इस बात को भूल जाना चाहिए, लेकिन तुम ही कहते थे ना कि पापा का ड्रीम था तुम्हें कामयाबी की मंजिल तक देखना। अगर तुम रुक जाओगे तो तुम्हारी कंपनी जो संतृप्ति की ओर जा रही है रुक जाएगी और तुमने जितनी मेहनत की है सब बेकार हो जाएगी। मैं यहाँ पर हूँ, मेरे लोग हैं यहाँ पर, तुम अपने ड्रीम्स पर फोकस करो। मृत्युंजय ने सुधांशु की बात को बीच में काट कर यह सुनकर सुधांशु अपने सिर नहीं में हिलाते हुए, मैंने आधी दुनिया को दी है, अपनी मोम को नहीं खोना चाहता। सुधांशु आधी दुनिया खो दी है, अपनी मॉम को नहीं खोना चाहता। सुधांशु के बाद मृत्युंजय उसकी तरफ देखते हुए बोला, सुधांशु, यहाँ पर कोई ऐसा चाहिए जो मॉम के 24 आवर हेल्प कर सके, जो तुम नहीं कर सकते। और मैं पूरी तरीके से इग्नोर करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, कुछ ही समय ही हुए हैं तुम्हें बिजनेस स्टार्ट किए, सब मेहनत बेकार चली जाएगी। जिसे सुनकर सुधांशु अपनी आंखें चलाते, और मेरी गैर मौजूदगी में अगर मेरी ज़रूरत हुई तो मैं हूँ ना घर का बड़ा बेटा, ऑल टाइम मैं अवेलेबल रहूँगा और मेरे लोग भी यहाँ पर ऑल टाइम रहेंगे, कोई भी लापरवाही नहीं होगी, तुम बस अपने काम पर फोकस करो। मृत्युंजय ने सुधांशु को समझाते हुए कहा, जिस पर सुधांशु एक गहरी सांस भरकर अपना सिर हिला देता है तो मृत्युंजय डिनर की तरफ इशारा करते हुए कहता है, डिनर करो। सुधांशु मृत्युंजय के इशारे पर सिर हिलाते हुए डिनर करना शुरू कर देता है। इधर चित्रांग माही के केबिन में आता है तो देखता है माही अपना कोट निकालते हुए आराम कर रही थी। माही चित्रांग को देखकर आंखें चढ़ाते हुए, तुम यहाँ? चित्रांग माही के बाद अपना सिर हिलाते हुए, मॉर्निंग टाइम में पूरी फैमिली यहाँ पर थी इसलिए मैं नहीं था, दोपहर को आया था और अभी घर जा रहा हूँ इसलिए तुम्हें लेने आया हूँ। जिसे सुनकर माही टाइम की तरफ इशारा करते हुए, लेकिन अभी मेरी शिफ्ट खत्म होने में कुछ वक्त बाकी है। माही की बात पर चित्रांग उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठते हुए, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा वेट कर लूँगा। चित्रांग की बात सुन माही उसकी तरफ देखते हुए बोली, एक बात बताओ, तुम ऑफिस में क्या करते हो? चित्रांग माही के अजीब से सवाल पर मुँह बनाते हुए बोला, ये कैसा अजीब सा सवाल है, ऑफिस में लोग काम करते हैं, जैसे हॉस्पिटल में तुम सर्जरी करती हो। चित्रांग के बाद पर माही अपना सिर हिलाते बोले, हाँ मैं समझ गई, लेकिन क्या काम करते हो तुम ऑफिस में? माही के फिर से वही सवाल
को करने पर चित्रांग 2 मिनट चुप रहकर, जैसे कि मैं ज़्यादातर वक्त मित्तल इंडस्ट्रीज में बिताता हूँ तो मैं वहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट हूँ, जो मेन बॉस है उनकी गैर मौजूदगी में मैं वहाँ का बॉस होता हूँ। तुम्हारा मतलब तुम सब्स्टिट्यूट हो? माही ने कहा, जिस पर चित्रांग दांत पिसते बोला, उसे सब्स्टिट्यूट नहीं कहते, उसे वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं। जैसे अभी तुम्हारा शिफ्ट खत्म होगा तो तुम्हारी जगह कोई और भी तो गायनेकोलॉजिस्ट रात भर रहेगी नहीं यहाँ पर। चित्रांग के बाद माही अपना सिर हिलाते हुए, हाँ समझ गई, तो तुम्हारा काम क्या होता है? सिर्फ दिन भर बैठ कर कुर्सी गर्म करना? एक्सक्यूज़ मी मैडम, जितने भी बाहर से क्लाइंट आते हैं उनके साथ अपने बिजनेस का साझा करना, प्रेजेंटेशन दिखाना, मीटिंग लेना, उनके बारे में उनके बताए प्रेजेंटेशन और अपने वर्क का मिलान करके प्रॉफिट एंड लॉस को जांचना सब मेरा काम है। चित्रांग ने माही की बात पर कहा, जिसे सुनकर माही छोटा सा मुंह बनाकर, सब बेकार है, इतना दिमाग लगाने के लिए तुम्हें कौन सा कह रहा है, नौकर रख लो। माही की बात पर चित्रांग उसकी तरफ देखते बोला, मेरे अंदर 2000 वर्कर का लेकर चलता हूँ तो तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पर नल्ली बैठी हुई हूँ? मेरे अंदर भी यहाँ पर कितने सारे नर्स और वार्ड बॉय काम करते हैं। माही ने चित्रांग की बात सुनकर कहा, जिसके जवाब में चित्रांग टेस्टिंग भरी मुस्कान के लिए बोला, लेकिन तुम फिर भी नौकर हो, क्योंकि तुम इस हॉस्पिटल की ओनर नहीं हो और मैं अपने ऑफिस का ऑनर हूँ। मेरे अंदर सब काम करते हैं, मैं किसी के अंदर काम नहीं करता। जिसे सुनकर माही चित्रांग को घूरते हुए बोले, जरा शर्म करो, अपनी बीबी को नौकरानी कर रहे हो तुम। चित्रांग माही को इग्नोर कर टाइम की तरफ देखकर बोला, आधे घंटे से झगड़ रही हो, चलो। जिसे सुनकर माही अपना सिर नहीं में हिलाकर, मैंने आज ओवर टाइम के लिए अप्लाई कर दिया था तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मेरे आधे घंटे वेस्ट कर दिए, मैं घर जाकर शावर लेकर डिनर करके सो जाता। सुबह से थक गया हूँ मैं, बेवकूफ़ औरत। चित्रांग ने फर्स्ट एड में कुर्सी से उठते हुए कहा। ये सुनकर माही हाथ से चित्रांग को बाहर की तरफ इशारा करते हुए बोली, जाओ जाओ भोंदू आदमी। चित्रांग माही को घूरते हुए केबिन से बाहर चला जाता है। माही उबासी लेते हुए केबिन से निकल के NICU की तरफ बच्चों को देखने चली जाती है। समय धीरे धीरे बीत रहा था। मृत्युंजय जबरदस्ती महक को उठाकर घर ले आया था, क्योंकि महक के करने के मूड में आने का मूड में थी। सुधांशु मृत्युंजय के कारण फिर से अपने काम में फोकस करने लगा था, लेकिन इस बार उसका गोल पूरी तरीके से सिक्योर था। उसे अब किसी से मतलब नहीं था, उसे सिर्फ अपनी माँ, बहन और अपने काम से मतलब था। मृत्युंजय के इन्वेस्टिगेशन के बाद उसे कुछ दिन बाद पता चला कि शनाया इंडिया छोड़कर बाहर चली गई और मृदुला को ऑलरेडी इंडिया से बाहर बताया जा रहा था। किसी भी तरीके से इन्फॉर्मेशन हाथ न लगने के कारण मृत्युंजय के लिए मुश्किल में बढ़ रही थी। धीरे धीरे चीज़ें नॉर्मल होती जा रही थी और एक वक्त ऐसा आता है जब नीरू बिल्कुल ठीक होकर घर आ जाती है तो सभी अपनी दुनिया में मग्न थे। रात के वक्त 4 महीने बाद महक कमरे में वैशाली के साथ बैठे बच्चों को खेलते हुए देख रही थी। जब वैशाली महक के पेट की तरफ इशारा करते हुए, दीदी डॉक्टर ने इसी हफ्ते का डेट दिया था ना? महक वैशाली की बात सुन अपना सिर हिलाते हुए बोली, हाँ इसी हफ्ते का डेट मिला है। अभी दोनों बात कर ही रहे थे कि बाहर से अव्यक्त और समृति एक दूसरे से झगड़ते हुए अंदर अव्यक्त अंदर जाकर रोते हुए महक को समृति की तरफ इशारा करते हुए बोला, मम्मा गंदी। समृति अव्यक्त की बात पर उसके पास आकर उसे मारती है तो अव्यक्त भी उसे थप्पड़ मारता है। उन दोनों को झगड़ता हुआ देखकर महक उन्हें आंखें दिखाते हुए, बस आप लोग क्यों झगड़ा होते हो? वैशाली समृति अव्यक्त को देखकर मुस्कुराते हुए महक से बोली, कभी कभी हमको लगता है कि हमारे और बड़का भैया के लिटिल वर्जन है दोनों। जिसे सुनकर महक अव्यक्त और समृति के हाथ के इशारे से अपनी तरफ चलाते हुए बोली, इधर आओ। समृति महक की सख्त आवाज़ को सुनकर जाकर वैशाली के पैर से लिपट जाती है तो अव्यक्त समृति के हाथ को पकड़कर खींचते हुए कहता है, मॉम बुलाई। यह सुनकर समृति अव्यक्त के हाथ को खुद से दूर करते हुए बोली, छोड़ मुझे। लेकिन अव्यक्त की स्ट्रेंथ समृति से ज़्यादा थी, जिस कारण समृति को उसे पकड़े और हाथ दोनों को पकड़कर खींचते हुए महक की तरफ ले जाता है। समृति अव्यक्त के सामने खुद को कमजोर पाता हुआ देखकर एक थप्पड़ अव्यक्त के गोरे गाल पर रसीद देती है तो अव्यक्त दर्द से चिल्ला उठता है और उनके छोटे से गाल पर समृति के छोटे से हाथ के निशान पड़ चुके। समृति बिना अव्यक्त पर कोई तरस दिखाए उसे लात और घुस्सी से मारते हुए दूर होकर बोली, छाला छोड़। अव्यक्त समृति से मार खाने के बाद उसके पैर को पकड़कर खींच देता है और उसे मारने लगता है। दोनों के हाथ छोटे छोटे थे, जिस कारण दोनों एक दूसरे में गुत्था गुत्थी हो जाते थे। वैशाली उन दोनों के झगड़े को देखते हुए आकर अव्यक्त को अपनी गोद में उठाकर समृति के सिर पर टपली मारते हुए, बहुत परेशान करती है तुम अव्यक्त, तुम्हारा बड़का भाई है ना? जिसे सुनकर समृति, जिसके बाल पूरी तरीके से बिखर चुके थे, अव्यक्त की तरफ इशारा करते हुए, रोंदू लल्लू छाला। अव्यक्त और समृति के बाद वैशाली के सीने से लगाकर जोर जोर से रोने लगता है, जैसे समृति ने उसकी जोरदार बेइज्जती कर दी। अव्यक्त जोर जोर से रोता हुआ देख वैशाली उसके पीठ को थपथपाते हुए, रोना बंद करो हमारा बच्चा, हम तुमको चलो पेस्ट्री खिलाएंगे और इस लड़ाकू को कुछ नहीं देंगे। पेस्ट्री का नाम सुनकर अव्यक्त चुप हो जाता है। वहीं समृति वैशाली की बात सुनकर रोना शुरू कर देती है। वैशाली समृति के आंसू को इग्नोर करते हुए बोली, तुमने मारा था ना पहले से अभी को, और तुम गंदा गाली भी देती हो। जिसे सुनकर अव्यक्त अपना सिर हाँ में हिलाते हुए
समृद्धि की तरफ इशारा करके बोला, विच गाली देती है। अव्यक्त के बाद पर समृद्धि अपने कान को पकड़ते हुए रोते हुए बोली, छली भैया पेस्टली। अव्यक्त समृद्धि को रोता हुआ देख वैशाली की गोद से उतारने लगा, जिसे देख वैशाली उतारने से पहले बोली, मारना मत। अव्यक्त अपना सिर हिला देता है तो वैशाली उसे नीचे उतार देती है, जिसे देखकर अव्यक्त समृद्धि के पास जाकर उसके आंसू को साफ करते हुए बोला, ओके चलो। इतना कहकर अव्यक्त समृद्धि के हाथ को पकड़ लेता और उसे लेकर कमरे से बाहर की तरफ चला जाता है। वैशाली उन दोनों को जाता हुआ देखकर महक से, हम जा रहे हैं उन दोनों के पीछे, आप आराम करो। महक वैशाली की बात सुनकर अपना सिर हिला देती है तो वैशाली कमरे से बाहर चली जाती है। वैशाली के जाने के बाद महक अपने पेट पर हाथ रखकर हल्का सा कराती है और उसका फ़ोन बजने लगता है। महक रिंगटोन की आवाज़ पर हाथ आगे बढ़ा नाइट लैम्प टेबल से फ़ोन निकाल कर कॉल अटेंड करते हुए बोली, हेलो। दूसरी तरफ से एक आवाज़ आई, हाय महक, हाउ आर यू। उम्मीद करती हूँ अच्छी हो गई। इस आवाज़ को सुनकर महक कंफ्यूज होते हुए बोली, मैं पहचान नहीं पाई, कौन बोल रही हूँ। महक के बात पर दूसरी तरफ से वो शख्स हंसते हुए बोले, हाँ 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 हाँ, चलो कोई बात नहीं, एक बार नहीं पहचान पाई लेकिन अब तुम पूरी ज़िंदगी मुझे नहीं भूल पाओगे। मैं मुर्तिला। ये सुनकर महक कुछ पल शांत रहकर अपने दांत पीसते हुए बोले, तुमने मुझे फ़ोन क्यों किया है। महक के बाद मृदुला मुस्कुराते हुए, ये बताने के लिए कि तुम्हारे बाप को तो स्वर्ग पहुंच चुके हैं, अब बारी तुम्हारे पति की है, बचा सकती हो तो बचा लो। मृदुला के बात सुनकर महक गुस्से से चिल्लाते हुए, तुम्हारा दिमाग खराब है, ये तुम क्या कह रही हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते मृदुला। महक की चीख सुनकर मृदुला मुस्कुराते हुए बोले, तुम इस गेम में बहुत नई हो बेबी, इसलिए तुम्हें बताना चाहती हूँ कि एवरीथिंग इज फेयर इन द लव एंड वार, बाय बाय। इतना कहकर मृदुला कॉल कट कर देती है। महक अपने कट चुके फ़ोन की तरफ देखने को जल्दी से बदहवासी में फ़ोन को वहीं पर छोड़ अपने पेट पर हाथ रख बाहर आती है। उसे लिविंग हॉल में कोई नज़र नहीं, जिसे देखते महक जल्दी से बाहर आती है। ठीक उसी वक्त वर्षा ऑफिस से घर आती है और महक को बाहर आता हुआ देख उसके पास आकर कहती है, कहाँ जा रही हो आप। महक वर्षा को देखकर जल्दी से बोली, वर्षा वो मृदुला ने मुझे फ़ोन किया था, उसने कहा कि मृत्युंजय की जान खतरे में है। ये सुनकर वर्षा कंफ्यूज होते बोले, क्या कह रही हो आप, मृदुला यहाँ पर नहीं है, हमने अच्छे से इन्वेस्टिगेशन किया था, आपको ज़रूर गलतफहमी हुई है। महक वर्षा की बात पर थोड़े गुस्से से अपना सिर नहीं में हिलाकर बोली, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, मुझे फ़ोन आया था, मुझे जल्द से जल्द इनके पास जाना है। महक के बाद पर वर्षा अपने सिर नहीं में हिलाकर बोले, आप इस हालत में कहीं नहीं जा सकते, इसलिए अंदर चलिए, मैं इस बारे में पता लगाती हूँ। जिसे सुनकर महक अपना सिर नहीं में हिलाते हुए बोले, मैं अंदर नहीं आऊँगी, मुझे अभी इसी वक्त अपने उनके पास जाना है। वर्षा महक की जिद को देखते हुए अपना सिर हिलाकर उसके हाथ को पकड़ कर बोली, चलिए साथ चलते हैं। महक वर्षा के बाद पर अपना सिर हिला देती है और जल्दी से उसके साथ बाहर की तरफ आ जाती है। वर्षा महक को पैसेंजर सीट पर बैठा आकर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ जाती है। वर्षा ड्राइविंग सीट पर बैठने के बाद अपना फ़ोन निकाल कर सीधा ऋतिक को कॉल कर देती है। दूसरी तरफ से ऋतिक कॉल अटेंड करते हुए बोला, मुझे क्यों याद किया। दीदी कह रही है कि मृदुला इंडिया में है, उसने उन्हें कॉल करके धमकी दी है, वो भाई को मार डालेगी, इसलिए मैं भाभी को लेकर भाई के पास जा रही हूँ, अभी मैं हाईवे वाले रोड पर हूँ। वर्षा ने ऋतिक के बात को इग्नोर करते हुए कहा, जिसे सुनकर ऋतिक अपना सिर हिलाते हुए बोला, ठीक है, मैं पता लगा कर बताता हूँ। ऋतिक कॉल कट कर देता है। वर्षा परेशान महक की तरफ देखते हुए बोले, आप परेशान मत होइए, भाई को कुछ नहीं होगा। महक वर्षा की बात सुनकर अपना सिर हिला देती है और इधर उधर देखती है। तब उसे महसूस होता है कि जल्दीबाजी में वो अपना फ़ोन भूल गई थी। वर्षा महक को चुप देकर अपने फ़ोन में लोकेशन ग्रुप में भेज देती है और केयरफुली ड्राइव करने लगती है। इधर इंदौर सिटी हॉस्पिटल में आरू को हल्का सा दर्द शुरू हुआ था, इसलिए विक्रम आरू को लेकर सीधा हॉस्पिटल आ गया था और उसके नॉर्मल डिलीवरी की तैयारी चल रही थी। आरू बिस्तर पर लेटी हुई थी और विक्रम बार बार अजीब अजीब मुँह बनाकर उसके मुँह को ठीक कर रहा था। आखिर में आरू फ्रस्ट्रेट होकर विक्रम से बोले, आप मुझे चिढ़ा क्यों रहे हो। विक्रम आरू की बात पर अपना सिर नहीं में हिलाते हुए बोला, मैं तुम्हें कहाँ चिढ़ा रहा हूँ, मैं तो बस अपने चेहरे का मसाज कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पर लेबर पेन शुरू हो रहा है और आपको मसाज की पड़ी हुई है। आरू ने विक्रम को घूरते हुए कहा, जिसे सुनकर विक्रम अपनी आंखें रोल करते हुए बोला, अब तुम्हारे साथ मैं भी तो नहीं चिल्ला सकता ना, इसलिए सोच रहा था तुमसे बातें करूँ। आरू विक्रम की बात सुन छोटा सा मुँह बनाकर बोले, आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपको मुझे इंसल्ट करने का मौका मिले तो आप कैसे करोगे। विक्रम आरू के बात पर अपना सिर नहीं में हिलाते हुए बोला, मेरी बीबी इतनी खूबसूरत है, इसमें कोई कमी नहीं है, मैं उसे क्यों इंसल्ट करूँगा। यह सुनकर आरू अपने दांत पीसते हुए बोली, अरे यार, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर आपको मौका मिले तो मेरी बेइज्जती करने का, तो आप कैसे करोगे। अच्छा ऐसा है तो ऐसे पूछो ना, मैं कहूँगा कि तुम्हारी ये ट्यूबलाइट जैसी आंखें बड़ी खूबसूरत है। विक्रम ने जवाब दिया, जिससे सुनकर आरू अपना सिर नहीं में हिलाकर बोली, आप सच में पागल हो क्या, मैं इंसल्ट की बात कर रही हूँ, तारीफ की नहीं, और आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी खूबसूरत आंखों को ट्यूबलाइट कहने की।
विक्रम आरू के बात पर जल्दी से बोला, हाँ तो मैं बेइज्जती के साथ तारीफ की ना, तो तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? जिसे सुनकर आरू मुंह बनाते हुए, यार अपने बच्चे से कहो ना मुझे परेशान न करे। आरू की बात पर विक्रम उसके पेट को सहलाते हुए उसके साथ बैठकर बोला, जब आप उसका बाप तुम्हें परेशान करता है तो बच्चे से तुम क्या उम्मीद कर सकती हो? जिसे सुन आरू विक्रम के पीठ पर मुक्का मारते हुए बोला, ऐसे मारूंगी उसे भी। विक्रम आरू की बात पर अपना फ़ोन निकाल कर आरू को देते हुए बोला, तुम रील्स देखो, कॉमेडी। आरू के विक्रम की बात पर अपना सिर नहीं हिलाते हुए, मुझे नहीं देखने, मुझे सोना है। जिसे सुनकर विक्रम अपना सिर हिलाते उसके सिर को सहलाते हुए बोला, चलो सो जाओ, मैं तुम्हारी चौकीदारी करने के लिए जाग रहा हूँ। आरू विक्रम के बाद पर उसके सिर को अपने सीने से रख उसके हाथ को अपने पेट में रखते हुए, आप सो जाओ, क्योंकि जब बच्चा आएगा ना तो रात भर जागना आपको ही है, मैं तो सो जाऊंगी। आरू की बात पर विक्रम अपना सिर हिलाते हुए बोला, मैं पूरी ज़िंदगी जागने को तैयार हूँ। जिसे सुनकर आरू मुस्कुराते हुए विक्रम के सिर पर हाथ फेरकर बोले, एक ऐसा पति हो तो और क्या चाहिए ज़िंदगी में। विक्रम आरू के बात पर सिर उठाकर उसकी तरफ देखते हुए बोला, 2 बच्चे, एक बड़ा सा घर और ढेर सारे पैसे। आरू विक्रम की बात पर उसके लिए सिर को नीचे करते हुए बोले, सो जाइए। विक्रम आरू के बात पर मुंह बना लेता है और उसके पेट को सहलाते हुए अपनी आंखों बंद कर लेता है। इधर महक और वर्षा मृत्युंजय के ऑफिस के बाहर आकर रुकते हैं। महक जल्दी से गाड़ी से बाहर आ वहाँ पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड की तरफ देखते हुए बोली, भैया ऑफिस बंद हो गया है क्या? सिक्योरिटी गार्ड महक के बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोला, यस मैम, ऑफिस बंद हो चुका है। सिक्योरिटी गार्ड की बात पर अपना महक अपना सिर हिलाते हुए वर्षा के पास आकर बोली, सिक्योरिटी गार्ड कह रहा है कि ऑफिस बंद हो चुका है तो वो अभी तक घर क्यों नहीं पहुंचे? जिसे सुनकर वर्षा महक को शांत करवाते हुए बोली, डोंट वरी, कहीं पर रुक गए होंगे, मैं उन्हें फ़ोन करती हूँ। इतना कहकर महक मृत्युंजय को फ़ोन करने लगती है, लेकिन उसका फ़ोन नेटवर्क एरिया से बाहर बता रहा था। फ़ोन को नेटवर्क एरिया से बाहर देख वर्षा महक की तरफ देखते हुए बोली, चलिए हम घर चलते हैं, शायद वो घर पहुंच चुके हों। महक वर्षा के बाद सुनकर अपना सिर हिला देती है और उसके साथ गाड़ी की तरफ आ जाते हैं। महक और वर्षा ऑफिस से निकल कुछ दूरी पर रोड पर पहुंचते हैं, जहां पर अचानक एक ट्रेलर फुल स्पीड में उसकी तरफ बढ़ता है। जिसे देख वर्षा स्टीयरिंग घुमाते हुए तुरंत गाड़ी साइड कर लेती है। वर्षा स्टीयरिंग को कसकर पकड़ते हुए गहरी सांस लेकर महक से बोली, आप सीट बेल्ट लगा लो। महक सीट बेल्ट को पहनते हुए वर्षा से बोली, ये क्या था? वर्षा महक को पैनिक होता हुआ देख उसे शांत करवाते हुए बोली, शांत हो जाइए, कुछ नहीं हुआ है। इतना कहकर वर्षा रियर व्यू में मिरर में पीछे की तरफ देखती है, जहाँ पर एक ट्रेलर फुल स्पीड में उनकी तरफ आ रहा था। जिसे देखते हुए वर्षा अपनी कार की स्पीड तेज करते हुए गाड़ी के तुरंत एक मैदान की तरफ मोड़ देती है। महक अंधेरी रात और माहौल को देखते हुए अब डर रही थी। वर्षा इधर उधर देखते हुए महक से बोली, मैंने पहले ही कहा था हमें नहीं आना चाहिए था। महक वर्षा के बात का कोई जवाब नहीं देती और इधर उधर देखने लगती। जब 2 ट्रेलर एक साथ आकर महक और वर्षा के गाड़ी को गोल घेर लेते हैं। महक ट्रेलर को देखते हुए वर्षा से बोली, मतलब हमें किसी ने ट्रैप किया है? वर्षा ने महक की बात को पूरा करते हुए कहा। जिसे सुनकर महक सीट बेल्ट खोलते हुए बोली, इन लोगों के चेहरे को देखकर सब पता चल रहा है कि लोग हमें गाड़ी के साथ ही इस मैदान से धकेलते हुए पीछे खाई में फेंक देंगे, इसलिए बेहतर होगा कि हमें गाड़ी से निकल जाना चाहिए। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।